हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है संसदीय सर्वोच्चता। इस टॉपिक पर हमें काम करना है, संसदीय सर्वोच्चता। अर्थात हमारे देश में क्या संसदीय सर्वोच्चता है, और अगर नहीं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, संवैधानिक सर्वोच्चता है। लेकिन क्या वास्तव में हमारी संसद सर्वोच्च होती जा रही है, या अभी वो अन्य स्थितियों पर काम कर रही है? तो हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, जिसको इस तरीके से फॉर्मेट किया जाएगा कि भारतीय संविधान में पहले हम विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की विधायी शक्तियां क्या है, और उन विधायी शक्तियों को पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। इसके बाद भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता के संवैधानिक उपबंधों पर चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे हम कि संसदीय सर्वोच्चता की सीमाएं क्या क्या हैं, संसदीय सर्वोच्चता की प्रासंगिकता क्या है, और किस तरीके से विगत कुछ वर्षों से या आरंभ से ही संसदीय सर्वोच्चता का दुरुपयोग किया गया है। इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि संसदीय सर्वोच्चता का मतलब है कि संसद विधायी शक्तियों में ही सर्वोच्चता स्थापित कर सकती है और उसी के आधार पर काम करती है। वैसे तो संसदीय सर्वोच्चता शब्द ये ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद के बारे में एवी डाइसी ने कहा है कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और इतनी शक्तिशाली है कि वो एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। चूंकि भारत ने अपने संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन से ग्रहण किया है, ऐसी स्थिति में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से प्रभावित है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरी संसदीय व्यवस्था हमारी ब्रिटेन से प्रभावित है। तो इन एक एक बिंदुओं के बारे में अगर हम चर्चा कर लेंगे तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति क्या है। संसदीय सर्वोच्चता को पढ़ने से पहले यह जरूरी है कि हम भारत में शक्तियों के विभाजन के बारे में चर्चा करें। तो आइए सबसे पहले संविधान में विधायी शक्तियों के विभाजन के बारे में चर्चा की जाए कि विधायी शक्तियों का विभाजन कैसे होता है। संविधान में विधायी शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और दूसरी तरफ भारत एक परिसंघ है, ऐसी स्थिति में संघ की विधानमंडल अर्थात संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य विधानमंडलों को भी कानून बनाने का अधिकार है। कुछ हमने यूनियन टेरिटोरीज भी ऐसे रखे हुए हैं जहां पर विधानमंडल का गठन किया गया है। तो भारतीय संविधान ने विधायी शक्तियों के विभाजन में दो तरीके से व्यवस्थाएं की हैं। एक व्यवस्था तो यह है कि किस विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून कहां तक लागू होगा, अर्थात क्षेत्राधिकारिता। कौन सा विधानमंडल कानून बनाएगा तो उसकी परिधि क्या क्या होगी, वो कहां तक लागू होगा। दूसरा हमने शामिल किया है विषयगत अधिकारिता। विषयगत अधिकारिता अर्थात किन विषय पर किस विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है।
क्षेत्रगत अधिकारिता के बारे में संविधान का अनुच्छेद 245 है, जो कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार एक निर्धारित सीमा तक लागू होता है। अब यहां पर आप देखिए कि 245 को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक तो क्लॉज 1 और एक क्लॉज 2। ये दो है। क्लॉज 1 तो प्रत्येक विधानमंडल अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के क्षेत्राधिकार को तय कर देती है। वहीं पर 245 का क्लॉज 2 संसदीय विधियों का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के बारे में बात करती है। मतलब संसद जो भी विधियां बनाएगी उनका प्रभाव राज्य क्षेत्रातीत होगा, अर्थात न केवल भारतीय संप्रभु सीमाओं तक उसका अधिकार होगा, बल्कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रवर्तन भारतीय संप्रभुता से बाहर भी हो सकता है। इसलिए ये क्षेत्राधिकार संप्रभु सीमा से बाहर, इसको कह सकते हैं आपकी क्षेत्रातीत अधिकार, क्षेत्रातीत अधिकार। ये आर्टिकल 245 का क्लॉज 2। अब यहां पर 245 के एक में संसद प्लस राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली, सबको अपना अपना अधिकार दिया गया है। अब स्वाभाविक सी बात है कि संसद अगर कानून बनाएगी तो पूरे भारतीय संप्रभु क्षेत्र पर लागू होगा। स्टेट लेजिस्लेशन जो कानून बनाएगी वो केवल उस राज्य क्षेत्र की सीमा में लागू होगा। लेकिन 245 के क्लॉज 2 ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्षेत्रातीत प्रवर्तन का अधिकार रखता है। उदाहरण के लिए जैसे राज्य क्षेत्रातीत सागर खंड है, वहां पर मछली पकड़ने का अधिकार, या अन्य क्षेत्रों के बारे में, अन्य देशों के संबंध में रिलेशन बनाने का, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का, डिप्लोमेसी के नियम निर्धारित करने का, ये सारे के सारे अधिकार यहां पर दिए गए। एक बात ध्यान रखने की है कि इस पर न्यायपालिका भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुच्छेद 245 खंड 2 के आधार पर संसद जिन कानूनों का निर्माण करती है उन कानूनों के संबंध में न्यायालयों को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 245 से संसद पूरी तरीके से निरंकुश हो जाती है, उसे कहीं भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ सीमाएं भी हैं संसद की इस अधिकारिता पर। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 है, वो कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रपति को विनियम बनाने का अधिकार है, और उन संघ राज्य क्षेत्रों में जहां पर विधानमंडल नहीं है वहां राष्ट्रपति विनियम बनाएगा, संसदीय कानून वहां लागू नहीं होंगे। इसी तरीके से राज्यपाल को भी निर्देश देने की शक्ति दी गई है। जिन प्रांतों के राज्यपालों को 5वीं अनुसूची के तहत ये शक्तियां प्राप्त हैं, वहां पर संसद के कानून लागू नहीं होते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 371 बी है, जो असम के राज्यपाल को यह निर्देश देता है कि संसद का कोई भी अधिनियम किसी स्वायत्त शासी जिले को लागू नहीं होगा, या फिर अगर लागू होना है तो वह ऐसे अपवादों और मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगा जो अधिसूचित किए जाए। ऐसा 6वीं अनुसूची में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां के स्वायत्त शासी जिलों के बारे में भी अधिकार प्राप्त है। मतलब कहने का यह हुआ कि अनुच्छेद 245 का खंड 1 और 2 संसद को भले ही क्षेत्राधिकार में अधिक शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 240, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, इनके द्वारा संसद की शक्ति को विनियमित किया गया है, रेगुलेट किया गया है। तो यह बात तो हुई हमारे क्षेत्राधिकार के बारे में। अब दूसरी बात आती है विषयगत अधिकार के बारे में। विषयगत अधिकार का मतलब हुआ कि कौन सा विधानमंडल किस विषय के संबंध में कानून बनाएगा।
अब यह बात आपको स्पष्ट है कि हमारे देश में विषयों के निर्धारण की व्यवस्था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा आरंभ हो गई थी और जो हमारे इस स्वतंत्र भारत के संविधान में है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रभावित है। और इसका विभाजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है, आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 के तहत कुछ सूचियों का निर्धारण किया गया है, जैसे कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, यह निर्धारित है। आर्टिकल 246 का क्लॉज 1 है, वो संघ सूची के बारे में बात करता है। संघ सूची अर्थात संघ सूची में जिन विषयों का उल्लेख होगा वहां पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। अनुच्छेद 246 का खंड 2 है, वो समवर्ती सूची के बारे में बात करता है। समवर्ती सूची, यहां पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को होगा। और आर्टिकल 246 का खंड 3 है, जहां पर राज्य सूची के बारे में बात की गई है। राज्य सूची, यहां पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। तो इस तरीके से विषयगत आधार पर भी वितरण कर लिया गया कि किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा। अब ध्यान रखिए कि विषयगत आधार पर अनुच्छेद 246 ने विभाजन तो कर लिया, लेकिन 246 का एक खंड है आर्टिकल 246 क्लॉज 4। ये उन क्षेत्रों के बारे में अधिकार देता है जैसे कि जो सूचियों से इतर विषय है, जैसे कि मतलब राज्य सूची का कोई विषय है लेकिन उस क्षेत्र के लिए कानून बनाना है जो राज्य नहीं है। जैसे यूनियन टेरिटोरीज के लिए कानून बनाना है, मान लीजिए कि कृषि है, वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन किसी यूनियन टेरिटोरीज के बारे में कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बनेगी। तो आर्टिकल 246 क्लॉज 4 ये सूचियों से इतर विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है। यहां संसद प्रभावी हो गई। आगे चलकर के और आप देखें तो आर्टिकल 248 है हमारे यहां पर, जो अवशिष्ट विषयों पर अधिकार देता है, अर्थात अवशिष्ट सूची हम कह देते हैं, हालांकि ये सूची नहीं है। तो यहां पर अवशिष्ट विषय है, विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को दिया गया है। जबकि आप देखिए भारत एक परिसंघ है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे परिसंघीय व्यवस्थाओं में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वहां के राज्यों को दिया गया है। अगर हम कनाडा की बात करें तो वहां पर संघ के पास है, और अगर हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होता था, लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को सौंपा गया है। मतलब यह व्यवस्था हमने कनाडा से ग्रहण करी है। अब जिस प्रकार से अनुच्छेद 245 में आपने देखा कि कुछ सीमाएं हैं, वैसे ही अनुच्छेद 246 के तहत भी कुछ सीमाएं हैं राज्य विधानमंडलों के ऊपर और संसद के ऊपर। कोई भी अनुच्छेद 246 के तहत या 248 के तहत कानून बनाएगा वो संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए ही कानून बनाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई भी विधानमंडल मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, संविधान में उल्लिखित विधियों के आधार पर ही कानून बनाएगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 246 पर भी संवैधानिक सर्वोच्चता है। दूसरी बात, जो भी विधानमंडल कानून बनाएगा वो निर्धारित विषयों पर ही कानून बनाएगा, अपने विषयों से इतर किसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। विधानमंडल ऐसे विषय पर विधान नहीं बना सकता है जो उसकी परिधि में नहीं आता, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एल्यूमिनियम बनाम
कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में वर्ष 1992 में स्पष्ट कर दिया था कि सूचियां विधि बनाने की शक्ति या स्रोत नहीं है, बल्कि वो विधान मंडलों के विधायी क्षेत्राधिकार को सीमाएं निर्धारित करती हैं, उसका परिसीमन करती है। सोर्स नहीं है ये कानून बनाने का, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था। तो अब आपने ये देख लिया कि हमारे यहां पर इस तरीके से विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब विधायी शक्तियों के बंटवारे के बाद अगर हम देखें तो स्पष्ट है कि कुछ खास विशेषताएं हैं हमारे यहां पर। जैसे अपने विधायी वितरण में आप देख रहे होंगे कि अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है। अगर हम भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण की विशेषताओं को देखें, विशेषताएं, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है। कौन सा विधानमंडल किन विषयों पर कानून बनाएगा, किस भूभाग के लिए कानून बनाएगा, वो स्पष्ट है। अर्थात सभी का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है। कोई यहां पर समस्या होने वाली नहीं है, प्रत्येक विधानमंडल ऐसा ही काम करेगा। लेकिन स्पष्ट अधिकार क्षेत्र के बावजूद शक्तियों के विभाजन में लचीलापन रखा गया है। एक तरीके से कोलेटरल पावर थ्योरी को हमने एक्सेप्ट किया है, आनुषंगिक शक्ति सिद्धांत को। तो यहां पर शक्ति विभाजन में लचीलापन है। अब यहां से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लचीलापन मतलब कोलेटरल थ्योरी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल पावर, एक तरीके का समन्वयक शक्ति होगी। यह कहता है कि अगर कोई विधानमंडल किसी मुख्य विषय के संबंध में कानून बनाता है और उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए कुछ अन्य सहायक कानूनों की आवश्यकता है, तो वही विधानमंडल उन सहायक कानूनों के बारे में भी कानून बनाएगा। एक शब्द में अगर हम कहें, जब उद्देश्य वैध है तो उसे पूरा करने के लिए साधन भी वैध होने चाहिए। यह पावर है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का। एक कानून है, उस कानून को बनाने का अधिकार किसी विधानमंडल को है। अब उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए कुछ सहायक नियमों और कानूनों की आवश्यकता है, तो वो भी वही विधानमंडल बनाएगा जो विधानमंडल को यह कानून बनाने का अधिकार है। एक और खास विशेषता हमें हमारे संविधान में दिखाई दी जाती है कि शक्तियों के वितरण को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट उपांतरण की व्यवस्था है, उपांतरण की व्यवस्था है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर एक विधानमंडल की शक्तियों को दूसरे को सौंपा जा सकता है। हालांकि ये जो उपांतरण होगा वो स्थायी नहीं होगा, बल्कि अस्थायी होगा। किसी कारण से विभाजन दिया गया, कोई इमरजेंसी का टाइम चल रहा है तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया, लेकिन जब तक इमरजेंसी रहेगी तभी तक के लिए। इमरजेंसी समाप्त हो जाए तो वो यथावत जिसका अधिकार क्षेत्र है उसके पास पहुंच जाएगा। अब इन सभी बातों में एक बात और ध्यान रखने की है कि हमारे संविधान में संघ की विधायी शक्तियों को अधिक महत्व दिया गया है। अर्थात संघ विधि निर्माण में अधिक शक्तिशाली है। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि धीरे धीरे हम संसदीय सर्वोच्चता की तरफ जा रहे हैं। जैसे अगर हम आर्टिकल 249 की बात करें तो 249 राज्यसभा को संकल्प पर आधारित कानून बनाने का अधिकार देता है। राज्यसभा अगर किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो वो विषय भले ही राज्य सूची में उल्लिखित हो, उसे कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है। ऐसे ही अनुच्छेद 252 है। 252 के तहत अगर दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति बना करके संसद से ये अनुरोध करते हैं कि आप
इस क्षेत्र पर हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो संसद उस क्षेत्र पर कानून बना देती है। ऐसे अगर कोई आवश्यकता हो अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का समाधान करने के लिए, तो आर्टिकल 262 इसने संसद को अधिकार दे दिया कि संसद काम करेगा। अगर अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद है या अंतरराष्ट्रीय कोई संधि है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है, तो अनुच्छेद 253 पावर देता है संसद। जैसे आप देखिए कि कुछ दिनों पहले वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ हमने बहुत सारे एनक्लेव एरिया को साझा किया था, या कुछ एनक्लेव एरिया हमने उनको दिए और कुछ उनसे हमने प्राप्त किए। तो संसद ने यह काम किया अनुच्छेद 253 की शक्ति का प्रयोग करते हुए। ऐसे और भी बहुत सारे उपबंध हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ऐसे तमाम शक्तियां हैं जो संसद को अतिरिक्त अधिकार प्रदान करते हैं। और यही, चाहे आप 352 को देख लीजिए, 356 को देख लीजिए, ये इमरजेंसी प्रोविजन है, 360, ये सब आपात, ये संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर देती हैं। ये सारी स्थितियां इस बात को इंडिकेट करती हैं कि भारत में संसद को अपेक्षाकृत अधिक विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, और यही संसद को प्राप्त अपेक्षाकृत अधिक विधायी शक्तियां संसदीय सर्वोच्चता के बारे में जिम्मेदार हैं। अब यहां पर आइए हम लोग बात करते हैं संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। संसदीय सर्वोच्चता, आपने एक बात तो स्पष्टतः समझ ली कि भारतीय संविधान में कानून बनाने के संबंध में जो भी व्यवस्था निर्धारित की गई, उस व्यवस्था में संसद को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां दी गई, और वही अधिक शक्तियां संसदीय सर्वोच्चता अर्थात पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के लिए नींव तैयार करती हैं। अब संसदीय सर्वोच्चता का आशय यह हुआ कि मान लीजिए कि कोई विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और राज्य विधानमंडल को है। मान लेते हैं कि वो विषय समवर्ती सूची का है, उस पर संसद ने भी कानून बनाया, उस पर राज्य विधानमंडल ने भी कानून बनाया। तो यहां ध्यान रहे, संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही वैध माना जाएगा। अगर सूची एक का मतलब हो गया संघ सूची, इस पर कानून बनाया, और सूची 2 इसका मतलब होता है समवर्ती सूची, यहां पर कानून बनाया। अगर इन कानूनों के अंदर, इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून, यहां पर संघ ने कानून बनाया अर्थात संसद ने कानून बनाया, और यहां पर किसी राज्य ने कानून बनाया, दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। यह स्पष्ट करता है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता है। भारत में परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत एक समन्वयकारी अर्थान्वयन को मान्यता देता है। अब यहां एक बात और ध्यान देने की है कि भले ही हमारे यहां पर संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, लेकिन यह अंतिम स्वीकृति है। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता गैस कंपनी बनाम पश्चिम बंगाल के राज्य में वर्ष 1962 में यह स्पष्ट कर दिया था कि परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत सबसे अंत में स्वीकार किया जाएगा, जब कोई ऐसा उपाय नहीं बचेगा कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को समाप्त करने की आवश्यकता है, तब तक इस उपाय को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अंतिम परिणति है तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं। अब बात आती है कि संसदीय सर्वोच्चता के बारे में कौन कौन से ऐसे उपबंध हैं जो स्पष्ट करते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता है। यहां पर संसदीय सर्वोच्चता के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। प्रावधान तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे अनुच्छेद 245 का 2, आर्टिकल 245 क्लॉज 2, जहां पर मैंने आपको बताया कि संसद को क्षेत्रातीत अधिकारिता है, एक्स्ट्रा
टेरिटोरियल्स ऑपरेशनल पावर है, लेजिस्लेशन पावर है, अर्थात वो न केवल संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकती है बल्कि देश के बाहर भी कानून बनाने का अधिकार है। तो क्षेत्रातीत प्रवर्तन का अधिकार विधायी सर्वोच्चता को इंडिकेट करता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 246 1, 246 का 2, ये दोनों संसद को पावर देते हैं। आर्टिकल 246 क्लॉज 1 और 246 क्लॉज 2 जो कि समवर्ती सूची है, यहां पर उसे अधिकार ज्यादा प्राप्त हो जाते हैं। एक तो इनमें विषय भी बहुत ज्यादा है और संसद को अधिकार भी बहुत ज्यादा है। एक और मजेदार बात यहां पर यह है कि अगर समवर्ती सूची पर किसी राज्य ने कानून बनाया, बड़े ध्यान से समझना है, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य ने समवर्ती सूची पर कानून बनाया और संसद के कानून से वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, लेकिन उस राज्य ने कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, तो राज्य विधानमंडल का कानून वो मान्य होगा। हालांकि संसद को यह अधिकार है कि राज्य के उस कानून का अध्यारोहण कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक अलग कानून उसे बनाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 246 क्लॉज 2 में संसद को पावर ज्यादा मिल जाती है। अनुच्छेद 246 का खंड 4 तो संसद को ही पावर देता है ज्यादा। आर्टिकल 248 ये संसद को ही पावर देता है ज्यादा। ये सब संसदीय कानूनों के अधिकार है। इसके बाद आप देखो, ना केवल संसद के संवैधानिक प्रावधान जो ज्यादा ताकत देते हैं संसद को, राज्य सूची के विषयों पर भी अधिकारिता प्राप्त है। यहां तो हमने दो बातें करी ना, ये तो राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन करता है, ये संघ का अपना अधिकार क्षेत्र है, ये समवर्ती सूची पर अधिकार है, ये ये सूचियों से इतर विषय हैं, ये अवशिष्ट सूचियों के विषय हैं। यहां तो संसद को अधिकार प्राप्त है ही, संसद को राज्य सूची पर भी अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची पर भी वो कानून बना सकता है। राज्य सूची पर संसद को अधिकार है। आप देखो, दो तीन प्रोविजन मैंने आपको बताया। आर्टिकल 249, राज्य सूची के किसी विषय पर अगर राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो संसद कानून बनाने का अधिकार ले लेती है। कोई आवश्यक नहीं संकटकालीन स्थितियां बनी हो, बस एक काम करना है कि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देना है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। वर्ष 1986 में अनुच्छेद 249 की शक्ति का प्रयोग करते हुए पहली बार पंजाब में सुरक्षा पट्टी की उद्घोषणा संसद के द्वारा की गई थी। अभी कुछ दिनों पहले अक्टूबर 2021 में बीएसएफ के दायरे का विस्तार इसी के आधार पर किया गया। इसी तरीके से आर्टिकल 253 भी राज्य सूची पर अधिकार दे देता है। अगर कोई भूमि का टुकड़ा है, कोई जगह है, कोई अंतरराष्ट्रीय नदी है, कोई अंतरराष्ट्रीय समझौते, संधि या करार को लागू करना है, तो उस पर संसद को अनुच्छेद 253 राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार दे देता है। ना केवल राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, संसद को तो राज्य विधानसभा के कानूनों पर, अगर राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई विशेष विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का व्यवस्था भी करता है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य विधानमंडलों की शक्ति पर नियंत्रण कर लेता है। राष्ट्रपति के माध्यम से मंडलों पर नियंत्रण। इसके कई प्रमाण हमारे सामने हैं। जैसे कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले ही राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। वो पुनः स्थापित करने से पहले अगर स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली में इंट्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी हो। जैसे
पूर्व अनुमति अगर राष्ट्रपति का प्रोविजन है तो इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 304 को देख लीजिए आप। अनुच्छेद 304 के अंतर्गत राज्यों के मध्य इंटरस्टेट व्यापार में अगर किसी प्रतिबंध को लगाया जाता है और वो प्रतिबंध सार्वजनिक हितों के विपरीत है, तो ऐसे विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए पहुंचेंगे। आर्टिकल 304 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक हो जाती है। इसी तरीके से पश्च अनुमति भी है। पश्च अनुमति अर्थात राज्य विधानमंडल ने उस कानून को पारित कर दिया है, तो कुछ कानून ऐसे होंगे जो अनिवार्यतः राष्ट्रपति के लिए पहुंचाए जाएंगे। अनुच्छेद 201 की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल कुछ विषयों को राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य तौर पर भेजता है। हालांकि धन विधेयक के बारे में यह कानून लागू नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया और वो कानून हाई कोर्ट की पावर को कमजोर करता है या फिर वो अंतरराज्यीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने की बात करता है, तो अनिवार्यतः राष्ट्रपति के लिए वो विधेयक आरक्षित किया जाएगा और राष्ट्रपति ऐसा कह सकता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा इस विधेयक की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। इसका तो कई बार ऐसा प्रयोग किया गया है, दुरुपयोग किया गया है अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 की ताकत का। तो यहां पर राज्य विधानमंडलों पर भी संसद की पावर बढ़ जाती है। अगर हम बात करें संविधान में संशोधन की शक्ति को लेकर के, संविधान में संशोधन, तो यहां पर तो संसद पूरी तरीके से सर्वोच्च है। राज्य विधान मंडलों को बहुत कम मात्रा में संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अधिकांश भाग संविधान में साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित कर दिए जाते हैं। संविधान संशोधन विशेषकर 2/3 बहुमत से ही हमारे यहां पर पारित होता है। तो संविधान में अगर कानून बनाना है तो साधारण बहुमत, यहां पर ज्यादातर कानून 2/3 बहुमत अर्थात दोहरे मत से पारित हो जाते। कुछ ही कानून ऐसे होते हैं जहां पर राज्यों से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसे कानूनों में आप आर्टिकल 54 देख सकते हैं, आर्टिकल 55 देख सकते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। अनुच्छेद 73 के संबंध में अगर संशोधन करना है तो आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 162 में अगर परिवर्तन करना है तो आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। 241 ऐसे कुछ विधेयक हैं। तो कुल मिलाकर के संविधान का संशोधन 2/3 बहुमत से अधिकतर प्रोविजंस पर तो संसद को अधिकार है। केवल कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, राज्यों के अनुसमर्थन। तो यह बात भी इंडिकेट करता है कि संशोधन प्रणाली में भी पूरा अधिकार है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारे यहां पर विधि निर्माण में संसद सर्वोच्च है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि संसद विधि निर्माण में निरंकुश है। संसद में विधि निर्माण में कुछ सीमाएं भी हैं। संसदीय सर्वोच्चता पर सीमाएं भी हैं। जैसे कुछ प्रोविजंस तो मैंने आपको आरंभ में ही बताए, जहां पर संसद के कानून बनाने की स्थिति में नियंत्रण है। पहला नियंत्रण जो सामान्य तौर पर हम देखें वो ये है कि संसद कोई भी काम करेगी वो संविधान के अधीन रहते हुए करेगी। संविधान के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। दूसरा नियंत्रण यह है कि फंडामेंटल राइट को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा
बस ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों को कम करता हो या वॉइड करता हो, शून्य करता हो। अर्थात संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। संसद को न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सीमित करने का अधिकार नहीं है। न्यायिक समीक्षा, हालांकि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13, 32, 226 इन सबको पढ़ने से स्पष्ट होता है। कभी एक और अध्याय मैं बनाऊंगा जुडिशरी एग्जामिन को लेकर के, तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद के ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित किए हैं, जैसे कि आप केशवानंद भारती का केस देख लीजिए। संसद मूल संरचना के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाएगी, मूल संरचना से सीमित है। हालांकि ये संविधान के द्वारा लगाई गई सीमाएं नहीं है। न्यायिक मूल संरचना ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। मूल संरचना के तहत बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं, जैसे लोकतंत्र है, सेक्युलर है, न्यायिक समीक्षा है, संघवाद है, विधि का शासन है। इनसे संसद सीमित है। संघीय ढांचे को संसद कभी समाप्त नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 यह स्पष्ट कर देता है, जो भी संविधान में संशोधन किया जाएगा वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 368, 368 ऐसा नहीं है कि कोई भी संशोधन कैसे भी कर दो। 368 में अगर संशोधन करना है तो संशोधन 2/3 बहुमत से ही होगा। कुछ और निर्बंधन लगाए गए हैं कुछ क्षेत्रों के बारे में, जैसे आप देखो अनुच्छेद 371 1 का आर्टिकल 371 का क्लॉज 1A, जो कि नागालैंड के संबंध में प्रोविजन करता है, और यह कहता है कि नागालैंड में अगर कोई भी कानून बनाना है तो वहां पर नागालैंड की विधानसभा के संकल्प का होना बहुत जरूरी है। मतलब संसद नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को, नागा रूढ़िजन्य विधियों को समाप्त नहीं कर सकती है। सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां पर उसकी रूढ़ियों को समाप्त करने की बात करता है वो मान्य नहीं होगा वहां पर। भूमि और उसकी संपत्तियों के संबंध में भी नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे ही अनुच्छेद 371 का जी है, 371 का क्लॉज जी, ये प्रोविजन करता है मिजोरम के संबंध में, और यहां पर भी संसदीय कानून सीमित हो जाते हैं। ऐसे संसद के कानून राष्ट्रपति की शक्तियों से भी सीमित हैं, जैसे कि जिन यूनियन टेरिटोरीज में विधानमंडल नहीं है वहां राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति वहां पर काम कर सकता है। तो ये कुछ सीमाएं यहां पर लगाई गई हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसका मतलब है कि हमारे देश में संसदीय सर्वोच्चता दिखाई तो दे रही है, लेकिन असीम नहीं है, नियंत्रणों के साथ में है। लेकिन अब एक बहुत मजेदार बात हमें यह करनी चाहिए कि आखिर हमने संसदीय सर्वोच्चता को क्यों अपनाया। भारत एक परिसंघात्मक व्यवस्था है, सभी विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार है, तो फिर संसदीय सर्वोच्चता कैसे प्रासंगिक है? क्या भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत होना चाहिए? तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं संसदीय सर्वोच्चता की प्रासंगिकता के बारे में। प्रासंगिकता, देखिए भारत विविधताओं का देश है, और ऐसी विविधताओं में अगर एकता स्थापित करना है तो केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहां पर संस्कृति, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, तमाम तरीके की विविधताएं विद्यमान है। तो प्रासंगिकता इसलिए आवश्यक है कि विविधता में एकता के लिए है। अगर संसद शक्तिशाली ना हो तो अलगाववाद जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अर्थात अलगाववाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, पर नियंत्रण, यहां पर संसद का शक्तिशाली होना आवश्यक। संसद कानून बना करके राज्यपालों के माध्यम से, अखिल भारतीय सेवकों के माध्यम से
इन प्रांतों पर नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे ही अगर पड़ोसी देशों के साथ कोई विवाद है, कोई समाधान करना है, उस पर अगर हम अधिकार प्रांत को दे देते हैं तो वहां पर प्रांत और उससे लगी हुई सीमाओं में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अंतरराज्यीय विवादों को या अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए यह आवश्यक है। ठीक इंटर स्टेट डिस्प्यूट के लिए, ना केवल अंतरराष्ट्रीय बल्कि अंतरराज्यीय दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वहां पर भी यह आवश्यक है। अंतरराज्यीय विवादों का समाधान करने के लिए संसद का शक्तिशाली होना आवश्यक है। नेशन बिल्डिंग के लिए भी संसदीय कानूनों का प्रभावी होना आवश्यक है। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा नहीं है कि संसद ने अपनी इस शक्ति का केवल सदुपयोग किया है और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए काम किया है। अनेकों बार संसद ने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग भी किया है। तो कई ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं जहां पर संसदीय सर्वोच्चता का दुरुपयोग किया गया है। सर्वोच्चता का दुरुपयोग, जैसे राज्यपालों के माध्यम से ऐसा कानून बना करके यूनियन टेरिटोरीज में अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली विधानमंडल के बारे में आया, और अभी जो आपने वीबी रामजी योजना बनाई है वहां पर भी केंद्र का नियंत्रण ज्यादा है, जिसे राज्य विधान या राज्यों के ऊपर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। तो संसद अगर कानून बना करके ऐसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है जो उस प्रांत की सामाजिक परिस्थिति को ठीक नहीं करता है या उसका राजनीतिकरण किया जाता है, तो यहां पर संसदीय सर्वोच्चता का दुरुपयोग होता है। अनेकों बार इसका दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, राजनीतिक लाभ के लिए। ऐसा कोई कानून बना दिया जाएगा, कानूनों के माध्यम से प्रांतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा, ऐसी कोई एजेंसी वहां पर स्थापित कर दी जाएगी जिससे उस शक्ति का दुरुपयोग होगा। अखिल भारतीय सेवकों की शक्ति को बढ़ा देना, राज्यपालों की ताकत को बढ़ा देना, कानून के माध्यम से ऐसे परिवर्तन कर देना जो राज्यों की कार्यपालिका और विधायी शक्ति को सीमित करते हैं। तो इस तरीके से कई बार इसका मिसयूज किया गया है। तो ये संसदीय सर्वोच्चता के बारे में हमने सारे पहलुओं पर चर्चा कर दी कि किस तरीके से संविधान विधि निर्माण का वितरण करता है। उस विधि निर्माण के वितरण में अब इसे कंक्लूड अगर हम करें तो संविधान, भारत का संविधान, ये विधि निर्माण का विभाजन करता है। इस विभाजन में संसद को सर्वोच्च रखता है, सर्वोच्चता प्रदान करता है। सर्वोच्चता प्रदान करने का उद्देश्य एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह जो सर्वोच्चता है यह असीम नहीं है, बल्कि युक्त युक्त निर्बंधनों के साथ है, युक्त युक्त सीमाएं हैं, यहां पर सीमाएं हैं। यह जो सर्वोच्चता है युक्त युक्त सीमाओं के कारण से यह प्रासंगिक भी है, लेकिन इस सर्वोच्चता का अनेकों बार दुरुपयोग भी किया गया है। इस तरीके से आप कोई भी सवाल इसका कर सकते हैं। एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी व्यक्ति आत्म तत्व से लीन है, तर्क संगत मस्तिष्क के द्वारा कोई भी निर्णय लेता है जो रिजु मतलब फेयर हो, भले ही वो निर्णय जटिल हो, लेकिन अगर उस फेयर जटिल निर्णय को मुस्कुराते हुए चेहरे से लिया जाता है, मुस्कुराते हुए चेहरे से अभिव्यक्त किया जाता है, तो उसकी किरणें प्रदीप्तमय शीतलता को जन्म देती हैं और ओझलता, अलगाविता, लीनता, ये कोई भी ऐसी दूरियां होती हैं
वो सब सम्मिलन में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए हमेशा भले ही कोई निर्णय जटिल लेना हो, वो निर्णय हमेशा तर्क संगत होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और मुस्कुराते हुए लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग आपके उस निर्णय से प्रभावित होते हैं और वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। तो अगर अलगाववाद को लीनता में तब्दील करना है तो निर्णय हंस करके ही लेना जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।